हेलो एंड वेलकम टू मद्दे मुकाबिल। मैं हूं रबिया खान और मेरे साथ मौजूद है रऊफ क्लासरा। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की कुछ अहम डेवलपमेंट्स पर। डी चौक में वकला का एहतजाज और जजेस का बॉयकॉट काम ना आया। जुडिशल कमीशन ने अपना काम दिखा दिया। सुप्रीम कोर्ट के 6 जजेस के नामों की मंजूरी दे दी। पीटीआई वकला समेत जस्टिस मुनीब और जस्टिस मंसूर अली शाह का इजलास का बॉयकॉट। इसके अलावा पीटीआई केपी के सदर जुनेद अकबर ने जरदारी की धमकी वाली राह पकड़ ली। सवाबी जलसे में सख्त तकरीर कर दी। बानी की हिदायत पर दोबारा डी चौक में एहतजाज का अंदिया भी दे दिया। गंडापुर ने भी हुकूमत पर इदारों को पीटीआई से लड़ाने का इल्जाम लगा दिया। और गैर कानूनी तौर पर यूरोप जाने वाली एक और कश्ती ने कई ख्वाब डुबो दिए। लीबिया के साहिल के करीब एक और कश्ती डूब गई। कई हलाकतों की इत्तलात। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने चंद रोज कबल सख्त एक्शन लेकर डीजी FIA को ओहदे से हटा दिया था। अहम तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं जुडिशल कमीशन के आज के इजलास के हवाले से और उसकी मुखालफत में हमने देखा कि आज जो वकला का प्रोटेस्ट था उस हवाले से भी हम बात करते हैं। सीनियर सहाफी कंबर जैदी हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम कंबर एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू वेरी मच रबिया। कंबर, तो आखिरकार इजलास जो है वो हो गया और हमने देखा कि 6 नए जजेस जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट में तैनात कर दिए गए हैं। इसमें पीटीआई के वकला के साथ साथ हमने देखा कि मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर ने भी जो है वो इसकी मुखालफत की। और क्या क्या हुआ इजलास में, प्लीज कुछ तफसीलात शेयर कीजिएगा। देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट इजलास था आज का। उसकी वजूहात बड़ी वाज़ेह थी क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जजेस की तैनाती हम ये देखते हैं कि 2010 के बाद से किसी चीफ जस्टिस को इतना इख्तियार नहीं मिला कि इतने सारे जज तैनात करे। अब एडिशनल जजेस की तैनाती भी हो रही है, फिर सुप्रीम कोर्ट में जजेस के लाने का मामला भी है। तो ये गैर मामूली जुडिशल कमीशन का एक इजलास था जिसको एक अहमियत इस वजह से भी हासिल हो गई क्योंकि कराची बार जो है खसूसन प्रोटेस्ट करने आई। इस्लामाबाद बार ने भी प्रोटेस्ट की कॉल दी थी और इसके साथ फिर हमें तहरीके इंसाफ की जमात भी इसके खिलाफ नजर आ रही है। इस जुडिशल कमीशन के इजलास गैर मामूली इसलिए भी रहा क्योंकि इसमें आज तल्ख जुमलों का तबादला हुआ उन दरीना दोस्तों के दरमियान जो कि एक चैम्बर शेयर करते थे, एक लॉ फर्म में काम करते थे इकट्ठे। और वो जस्टिस जराए के मुताबिक जस्टिस मंसूर अली शाह और चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस याहिया अफरीदी है। जब इजलास शुरू हुआ तो जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब इसका हिस्सा नहीं बने। उन्होंने कहा कि ये गैर आईनी इजलास है। उसकी वजूहात ये है कि हम पहले से इस हवाले से आपको खत लिख चुके हैं। 26वीं आईनी तरमीम का जब तक फैसला नहीं होता ये नए जजेस ना लाए जाएं। अगर इनको आप सुप्रीम कोर्ट लाएंगे तो इन जजेस का क्या मुकद्दर होगा कि अगर इन केस 26वीं आईनी तरमीम रोल बैक हो जाती है, रिवर्ट हो जाती है, तो ये जजेस कहाँ जाएंगे। फिर इस वजह से आप कोर्ट में जजेस को ना लाएं, पहले इसका फैसला होने दें। आईनी बेंच करता है या फुल कोर्ट करती है, इसको डिसाइड होने दें, फिर आप जरूर इस पे कोई ना कोई काम कर ले। लेकिन जस्टिस याहिया अफरीदी की जानिब से जब ये बात की गई कि मैंने तो काम चलाना है, आप लोग अगर छुट्टियां करेंगे आएंगे नहीं, तो मामला फिर ज्यादा बढ़ गया। और फिर सुनने में ये भी आया कि जजेस की जानिब से दो गालिबन जजेस की जानिब से फाइलें फेंकी गई और उसके बाद वो चले गए। इसके बाद फिर बैरिस्टर गौहर और अली जफर जो कि इस इजलास में मेंबर्स थे जुडिशल कमीशन के, उन्होंने भी इस कार्रवाई का बायकॉट किया बाकायदा और उसके बाद आके एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और उन्होंने कहा कि हम इसका हिस्सा नहीं बनने जा रहे। अब ये 4 हज़रात तो मौजूद नहीं थे, 9 हज़रात जो बाकी थे उन्होंने 6 नामों की मंजूरी दे दी जिसमें हाशिम काकड़ साहब हैं, शफी सिद्दीकी साहब हैं, इसमें शकील अहमद साहब हैं, फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जो हैं वो हैं इसमें आमिर फारूक साहब और इश्तियाक इब्राहिम साहब हैं। एक जो ये मुख्तलिफ हाई कोर्ट से इन जजेस की तैनाती हुई जिसमें सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, बलूचिस्तान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस भी शामिल हैं। पंजाब का मामला इसमें डिले कर दिया गया, पंजाब के मामले को टेकअप नहीं किया गया, फिर आगे टेकअप किया जाएगा। उसकी वजूहात भी बताई जा रही हैं कि उसमें कंसेंसस नहीं हो पा रहा था। खैर, जो एक एडिशनल जो है वो सुप्रीम कोर्ट में जज की तैनाती की जाएगी, वो जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब साहब हैं। तकरीबन ये 7 जजेस बनते हैं जिनको आज जुडिशल कमीशन ने अप्रूव कर दिया डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि बार जो है इस पे अपनी नाराजगी का इजहार भी कर रही है। इसकी कोई खास वजह कंबर जस्टिस गुल हसन औरंगजेब को जो है वो बतौर एक्टिंग जज तैनात किया गया? देखें, इसकी खास वजह बिल्कुल है। एक तो
मैं आपको पहले ऑफिशियल बता देता हूं, फिर हम थोड़ी सी अनऑफिशियल बात करते हैं। ऑफिशियल वजह यह है कि जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, जस्टिस याहिया अफरीदी, वो कहते हैं कि टैक्स के मामलात पे हमें जो है वकील, हमें जज की जरूरत है। यहाँ पे केसेस बहुत ज्यादा आते हैं, सुप्रीम कोर्ट में गैर जरूरी बर्डन है, हमें नए जजेस चाहिए और वो जजेस जो काम करने वाले हों। तो जस्टिस गुल हसन औरंगजेब को इंडक्ट किया गया। लेकिन आपको जो जराए हमें बताते हैं, जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में खबरें चल रही हैं, वो इस हवाले से बड़ी वाज़ेह हैं। देखें, अभी हाल ही में एक ट्रांसफर हुआ है डोगर साहब का, जो कि लाहौर हाई कोर्ट से लाया गया है। अब सीनियोरिटी पे डोगर साहब हैं। अब मियां गुल हसन औरंगजेब साहब उन जजेस में से एक जज हैं जिन्होंने खत नहीं लिखा, और अभी भी दूसरी दफा जब खत लिखा गया तब भी उन्होंने पार्टिसिपेट इसमें नहीं किया। उनकी रेपुटेशन भी इंडिपेंडेंट जज की ही है, और जो कि किसी भी ऐसे मामले में शरीक ना हुए हो। तो बड़ा वाज़ेह था कि सीनियोरिटी पे तीसरे नंबर पे आ रहे थे, यानी मोहसिन अख्तर कहनी के फौरन बाद आ रहे थे, तो उनको हाई कोर्ट का जो है चीफ जस्टिस लगा दिया जाए। लेकिन इस मामले को सुप्रीम कोर्ट ने एडिशनल जज लगा के अकोमोडेट कर दिया। अब अगर डोगर साहब का मामला, यानी डोगर साहब आप बड़ा वाज़ेह है, क्योंकि मोहसिन अख्तर कहनी साहब हमें रेस में नजर नहीं आ रहे, दूसरे जहांगीरी साहब हैं जिनके खिलाफ, ये मुझे एक मिनट दीजिएगा, जिनके खिलाफ सिंडिकेट बैठा था और उनको नहीं आने, उनके हवाले से भी बड़ी रिजर्वेशन थी। तो डोगर साहब टॉप ऑफ द लाइन है। अब एक रूम रखा गया है कि अगर जो ये जज साहब हैं, आर्टिकल 181 के तहत इनको सुप्रीम कोर्ट लाया गया है, इनको अगर वापस भी हाई कोर्ट भेजना पड़ा तो फिर ये है कि चीफ जस्टिस के ओहदे पे ये भेज देंगे इन केस डोगर साहब का मामला अगर चैलेंज हो जाता है। जी अब बताएं। जी सॉरी, मैं असल में जो आप बात कह रहे थे बड़ी अहम, तो मैं उसी में से एक सप्लीमेंट्री पूछना चाह रहा था। इनकी बात हो रही थी, ये जस्टिस गुल औरंगजेब साहब की, तो मेरा ख्याल है कि शायद एक वजह और भी हो सकती है कि इन्होंने इमरान खान साहब की 2-3 दफ़ा मेरा ख्याल है ज़मानत बेल भी ली है कोई केसेस में। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, प्लीज़ करेक्ट मी, आपको तो इन चीज़ों का ज़्यादा पता होगा। PTI के इमरान खान साहब के केसेस भी इनके सामने रहे हैं जिसमें उनको रिलीफ मिला है खान साहब को। तो हुकूमत की इनको यहाँ लाने में दिलचस्पी की वजह ये तो नहीं थी कि इनको सुप्रीम कोर्ट में लाया जाए, और यहाँ पे ऑफ कोर्स और भी बहुत सारे जजेस बैठे हैं इंडिपेंडेंटली, तो उस तरह केसेस ये नहीं देख सकेंगे। PTI को जो रिलीफ मिल रहा था उसका थोड़ा रास्ता रोका जाएगा। दिस कैन बी वन ऑफ द पॉइंट। आप बात बिल्कुल दुरुस्त कर रहे हैं कि जो इमरान खान साहब के केसेस को इन्होंने सुना है, उस पर इंडिपेंडेंटली फैसले दिए हैं, जैसे इमरान खान के तोशा खाना में जमानत का केस हो या फिर दूसरे केसेस हुए जो इमरान खान से रिलेटेड है। 9 मई का केस आया, फिर साइफर का केस आया, तो इसमें उनके फैसले बड़े एक तो इंडिपेंडेंट भी थे, वो बोलते भी थे, और इससे उनका एक राय भी कायम हो गई कि इसकी क्या वजह है कंबर, इसकी क्या वजह है? हुकूमती साइड अक्सर बात कहती है कि जो जजेस इमरान खान साहब के हक में फैसले दे रहे हूँ, जमानत दे रहे हूँ, केसेस को स्क्रैप कर रहे हूँ, ख़त्म कर रहे हूँ, तो वो इंडिपेंडेंट जजेस कहलाते हैं। जो अगर इमरान खान साहब के किसी और केस में उनको सज़ा दे रहे हूँ तो वो बेस्ट जजेस कहलाते हैं। वैसे हो ये क्यों इस तरह की डिवीजन है? जज है वो हक में दे खिलाफ दे, तो ये डिवीजन क्यों हमें नजर आती है? आपने भी 2-3 दफा बात की और कुछ इंफॉर्मेशन बेस्ड बात की है कि ज्यादातर पॉलिटिकल केसेस का हमारे मुल्क की एक हिस्ट्री है कि उसमें कैसे नतीजे आते रहे हैं, क्या उनके डिसीजन होते रहे हैं, कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को उस टाइम पे जुल्फिकार अली भुट्टो को जो फांसी दी थी फिर अपोलोजाइज करना पड़ा। तो अनफॉर्चुनेट है ये बड़ा कि वो तो जहांगीर तरीन भी सर, एक मिनट कमर भाई, वो तो जहांगीर तरीन साहब भी ओपनली आप कहते हैं कि जनाब कि मुझे जो डिस्क्वालीफाई कराया गया था उसमें इमरान खान साहब, साकिब निसार और जनरल फैज़ शामिल थे। जनरल बाजवा साहब दे ऑल वर ऑन बोर्ड कि हमने नवाज शरीफ साहब को बैलेंस करना है, और साकिब निसार साहब ने उनको डिस्क्वालीफाई किया था तरीन साहब को। जहांगीर तरीन साहब तो अब ये बात खुलकर कहते हैं कि खान साहब भी शामिल थे, तो उनको तो बेस्ट जज नहीं समझा जाता। उनको साकिब निसार को तो इमरान खान साहब या PTI ने कभी कोई बात नहीं की, वो तो बेस्ट जज, वो नवाज लीग कहते हैं उनको कि वो बेस्ट थे, उन्होंने हमें सजा दी थी, और वो खान साहब या इन साहब ने मिलकर, तरीन साहब को मैं कोट कर रहा हूँ, अपनी तरफ से नहीं कह रहा, वो अक्सर बात कहते हैं। तो फिर बेस्ट और अदरवाइज को कैसे हम डिटरमिन करें? वो तो हर दौर में चीज़ें होती रहती हैं सर। क्लासा साहब, जहां तक PTI का ताल्लुक है वो ये समझती है कि जो वैसे तो सियासी जमात ये चाहती है कि उसके पसंदीदा जज हैं जो उसके हक में फैसले दें, लेकिन इंडिपेंडेंटली अगर देखें उस टाइम अगर जहांगीर तरीन या नवाज शरीफ का डिसीजन भी जो हुआ था उस पर भी काफी तहफ़्फ़ुज़ात हैं, और PTI के अपने लोग भी यानी सलमान अकरम राजा ने खुलकर बात का इजहार किया कि उस टाइम एक वजीर आजम को सिर्फ वो जो तनख्वाह ना लेने की बेस पे नहीं हटाया जाना चाहिए था। ये हमारे मुल्क की हिस्ट्री
कुछ इस तरह से रही है कि अदालतों को इस्तेमाल किया जाता रहा है। और अब जब आपको याद होगा कंबर, जस्ट एक थोड़ा सा ब्रदर, मैं के उस वक्त याद होगा सलमान अकरम राजा साहब, वो तो उस वक्त नवाज शरीफ साहब के वकील थे, बल्कि जो कतरी लेटर आया था बदनाम ज़माना जिस पे बड़ी बातें हुई, प्रोग्राम हुए और साहब ने कहा जनाब के देखें लेटर आया, तो वो लेटर तो अगर मैं गलत नहीं कह रहा प्लीज़ करेक्ट मी, वो तो सलमान अकरम राजा साहब ने पेश किया था नवाज शरीफ साहब के डिफेंड में कि ये देखें ये कतरी लेटर जो आया था। तो उस वक्त तो सलमान अकरम राजा साहब तो वकील थे, उनके साथ खड़े थे। आज वो साहब ज़रा खान साहब के वकील हैं। अब मुझे नहीं पता उस वक्त वो ठीक कर रहे थे या आज ठीक कर रहे हैं, या उस वक्त भी ठीक थे आज भी ठीक है, हम ये कह लेते हैं बचत के लिए जरा। जी बिल्कुल, वो हसन हुसैन नवाज को रिप्रेजेंट कर रहे थे, बच्चों की तरफ से मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के जो है उनकी तरफ से वो सुप्रीम कोर्ट में पनामा केस लड़ रहे थे, कतरी लेटर भी वो लेके आए, मनी ट्रेल के हवाले से उन्होंने काफी आर्ग्यूमेंट्स भी दिए। लेकिन क्लासेस साहब वैसे कितने मजे हैं ये कंबर, कितने मजे हैं वकीलों को। सम टाइम आई फील वेरी मतलब रश आता है इनके जॉब पे कि वो जब चाहे नवाज शरीफ और उनके बच्चों की एक अलेज्ड या उस वक्त सजा हुई, खैर बाद में वो कैसे ख़त्म हुए, उनकी करप्शन का दिफा भी कर लेते हैं, इमरान खान साहब को भी कर लेते हैं। आज उनको गलत समझते हैं जो केसेस देख रहे थे। आप और मैं अगर इस तरह की पोजीशन ले लें, हमारा तो जीना हराम कर देंगे ये सारे कि आप लिफाफे हैं, बिक गए हैं, पैसे ले लिए हैं, डर गए हैं। तो इनकी तो बाशो मज़े हैं वकीलों के, जब चाहे वो कहते हैं हमारा काम है डिफेंड करना, हम चोर को भी करेंगे, हम साथ को भी करेंगे, डाकू को भी। इसका बड़ा खूबसूरत जवाब दिया था नईम बुखारी साहब, एक केस लड़के आए तो उनसे पूछा गया कि आज तो आप केस हार गए, तो उन्होंने कहा कि वकील कब केस हारता है, केस तो मौकिल हारता है। और उसके बाद उन्होंने जो कहका मारा था कि हम तो केस हारते ही नहीं है, ये मौकिल केस हारते हैं। तो इनका सर यही है कि जाहिर बात है वो कभी इस साइड पे होते हैं कभी दूसरी साइड पे, और फिर जो पॉलिटिक्स करते हैं। आपको इंटरप्ट किया, यू आर इन अ पेस, अपॉलॉजीज, लेकिन वो थोड़ा सा मैं कि आपसे कोई हम क्लैरिफिकेशन लें। जी कंबर, मैं आपसे पूछना चाहूंगी आज के वकला के एहतजाज के हवाले से, प्रेशर डिवीजन जो है वो तो साफ नज़र आ रहा है, आज कोई ख़ास प्रेशर जो है वो सच क्रिएट नहीं कर सके। मैं सुन रही थी हामिद खान साहब ने कहा हमारी ये मूवमेंट जो है वो तो चलती रहेगी जब तक ये 26वीं आईनी तरमीम पे कोई फैसला नहीं आ जाता या रोल बैक नहीं हो जाती। आपको लगता है प्रेशर कोई क्रिएट भी कर पाएंगे आने वाले टाइम में? देखिए ये ग्रेजुअल प्रेशर है, ये अगर आप देखें कि ये उस तरह से नहीं होगा जैसे 2007 की हम बात करें कि बाकायदा बुकला निकले और फिर वो इस्लामाबाद पहुंचने से पहले वो चीफ जस्टिस की बहाली हो गई, ऐसा प्रेशर तो नहीं है। लेकिन ये है कि ग्रेजुअली एक तहरीक बिल्ड कर रहे हैं, वो अपना वक्तन फवक्तन एहतजाज रिकॉर्ड करा रहे हैं, इशू को जिंदा रखा हुआ है इन्होंने। आज भी कराची बार के जो वकला हैं वो ज्यादातर आए हुए थे और उन्होंने कोशिश की, लेकिन इस्लामाबाद बार की जो महज रिप्रेजेंटेशन थी वो सिर्फ क़यादत की हद तक थी, 10-15 वकील उनके साथ थे, कोई ज्यादा रश नहीं था। तो इस वजह से वो डिफरेंस क्रिएट करने में या इम्पैक्ट क्रिएट करने में तो नाकाम रहे। अलबत्ता ये जरूर है कि जो वकला की जानिब से एहतजाज है ये एक प्रेशर जरूर बन रहा है, आहिस्ता आहिस्ता इसमें मजीद वकला भी शामिल हो रहे हैं। हम देख रहे हैं प्रेस रिलीजेज आई हैं आज हमने देखा है कि बाकी जो बिग बॉर हैं, इवन सुप्रीम कोर्ट हो, बाकी जो हैं उन्होंने अपने आप को डिस्टेंस किया है। उन्होंने कहा जनाब ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड कैंपेन है, मतलब दे वर रेफरिंग टू हामिद खान साहब। शायद हामिद खान साहब का एक मेरा डिसएडवांटेज भी है थोड़ा सा इनको वकीलों की तहरीक को, क्योंकि वो सेनेटर हैं पीटीआई के, वो अच्छे, उनके जो भी जितनी भी नीयत साफ हो, जब वो लीड करेंगे बात करेंगे तो फिर तो पॉलिटिकली तौर पर लोग तो उनको पॉलिटिकल आंखों से देखेंगे, शायद उनके ग्रीवेंसेज हैं। तो आज इसको कैसे देखते हैं जो बाकी बॉर्स वगैरह ने अपने आप को उनसे डिस्टेंस किया और उन्होंने कहा जनाब कि ये इनके अपने पॉलिटिकल एजेंडा, हम इसमें शामिल नहीं हो रहे। तो ये डिफ्यूज इससे मूवमेंट आप समझते डिफ्यूज हुई है या अभी आप कह रहे हैं कि मोमेंटम पकड़े कि नहीं पकड़ रही है? देखिए क्लासा साहब, अगर हम ओवरऑल वकीलों को कैटेगराइज करें तो इसमें दो कैटेगरी हैं, एक हामिद खान ग्रुप है और एक एहसन बोन ग्रुप है। एहसन बोन ग्रुप जो है वो आजम नजीर तारड़ साहब भी उसको लीड करते रहे, अब वो हमारे माशाल्लाह से वजीर कानून है और बड़ी कामयाब स्ट्रेटेजी वो बनाते हैं। तो बेसिकली डिवाइड कर दिया गया है और डिवाइड इस तरह से किया गया है कि एक तरफ जहां पे हमें पूरी सोसाइटी में पोलराइजेशन नजर आ रही है, इसी तरह वकला में भी पोलराइजेशन नजर आ रही है। तो जो अफेक्टी समझते हैं कि 26वीं आईनी तरमीम से जुडिशरी को नुकसान हो रहा है वो तो खड़े हुए हैं, लेकिन जो बेनिफिशरी है वो इसमें खड़ा नहीं हुआ और वो कहते हैं कि आईन और कानून के मुताबिक तमाम चीजें ठीक हो रही हैं। और चूंकि अब 26वीं आईनी तरमीम इन ग्राउंड पे है और उसके मुताबिक एक और भी व्यू है, एक और व्यू भी है, वो ये कहते हैं जनाब कि मोस्टली जो है ना बड़े बड़े से मुल्क में कुछ चंद वकील साहबान है, बड़े नाम है सारे, वो कराची के हों, लाहौर के हों, मोस्टली कोई इस्लामाबाद के भी हैं,
ये अपने अपने चेंबर्स के जो जूनियर्स होते हैं उनको एक जज लगवाते हैं और 25 साल 20 साल के लिए ये अपना इंश्योरेंस पॉलिसी लेकर तो अदलिया के ज़रिए फिर अपने केसेस, अपनी चीज़ें, पॉलिटिकल एजेंडे सेट करने हैं, पॉलिटिकली मैनूवरिंग करने हैं, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट्स को आपने पॉलिटिकल पार्टीज़ की तरह चलाना होता है, फिर लॉबिंग होती है, फिर जजेस का मतलब एफिलिएशंस होती हैं। और इसका रेफरेंस दिया जाता है जो एतजाज़ अहसन साहब ने एक तकरीर की थी मशहूर ज़माना सेनेट में, आपको याद होगी, उसमें उन्होंने कहा जनाब के जज रेस्टोरेशन जिन्होंने करवाई थी वकीलों ने, तो उन्होंने बड़ा पैसा कमाया था, फिर उन्हीं जजेस के जरिए बड़ा बड़ा उन्होंने फैसले करवाए और रातों रात अरबपति बन गए थे। ये सेनेट की तकरीर है उनकी, हम अगले सेगमेंट में चलाएंगे। तो वो कहते हैं आजकल क्योंकि इनके अपने वकील को नहीं लग पा रहे तो ये नाराज़ हैं कुछ ग्रुप्स के, हमारे वकील जो हैं वो अब जज नहीं लग सकते क्योंकि उसकी जुडिशल कमीशन की तादाद बढ़ गई है। तो इसमें कुछ सच्चाई है, कोई लाहौर, कराची, इस्लामाबाद के कुछ लीडरान इस वजह से नाराज हैं? अगर हम एक ग्रुप की बात करते हैं कि वो चाहता है अपने ग्रुप के जजेस लग जाएं या उनके चैम्बर के लोग लग जाएं, तो दूसरी साइड पे भी यही मामला है। अभी तो असल में 26वीं आईनी तरमीम के जरिए तो खुली छूट दे दी गई है कि पॉलिटिकल पार्टीज इसमें इस तरह से इंटरफेरेंस कर सकें कि आपके अगर 9 वोट हैं जो कि हुकूमती तादाद वैसे ही ज्यादा बनती है तो आप अपना जज ले आएंगे। और इसी पर एतराज हो रहा है कि आप अगर इस तरह से इंडक्शन करेंगे तो वो जजेस, उनकी काबिलियत, उनके जो जांच पड़ताल का तरीका है, उनकी मतलब आप ये कह रहे हैं कि लड़ाई जो है ना दो ग्रुप्स की अपने अपने जूनियर लगवाने की है। जो इस वक्त हुकूमत के साथ ग्रुप खड़ा हुआ है उनकी अपनी क्लाउट है, उनकी अपनी ब्रूट एक मेजॉरिटी है, तो लिहाजा वो नाम दे रहे हैं। जो आजम तारड़ साहब वाला ग्रुप की बात आप कर रहे हैं, उनके पास इस वक्त वो पत्ते हैं सारे। जब उन दूसरे ग्रुप के पास आए थे उस वक्त ये इफ्तिखार चौधरी साहब के बाद, तो उन्होंने अपने बंदे लगवाए। तो मतलब अपना अपना जज के लिए लड़ाई हो रही है, वो चाहे हुकूमती उस साइड पे हूँ या ये हामिद खान साहब का जो मुखालिफ साहब। देखें इस मूवमेंट में फर्क यहाँ से भी थोड़ा सा हम कर सकते हैं कि हामिद खान ग्रुप तो हमें एक नजर आ रहा है और दूसरी जानिब दूसरा ग्रुप नजर आ रहा है, लेकिन इसमें बहुत सारे ऐसे इंडिपेंडेंट लॉयर हैं, जैसे मुनीर मलिक साहब हैं, जैसे आपको पता है कि ख्वाजा हारिस साहब ने कोर्ट के अंदर कहा था कि मैं सब्सक्राइब नहीं करता इस 26वीं आईनी तरमीम को, और इसके साथ सलाउद्दीन साहब हैं जो कि हमें पहले भी इस एंटी स्टैब्लिशमेंट नजर आए, यानी ऐसे फैसले जो कि अदलिया में मुदाखलत के हवाले से होते थे उनके खिलाफ नजर आए, और आज भी वो इस तहरीक को लीड कर रहे हैं। तो इसमें जान इस वजह से आई है कि इंडिपेंडेंट वकला जो जिन लोगों ने आपने कहा जान पड़ी है, लेकिन एक तरफ आप ये कह रहे हैं कि इस्लामाबाद के सिर्फ 10-15 ये वकील थे, तो जान कहाँ से? इस्लामाबाद जो यहाँ पे मूवमेंट चल रही है, जहाँ पे ये मतलब उसका वो क्या कहते हैं सेंटर ऑफ एक्टिविटी है, वहां पे आपने खुद कहा है कि 10-12 वकील थे। अच्छा दूसरे इवेंट नहीं है कि वकला निकलेंगे और उसके बाद एकदम से आईनी तरमीम खत्म हो जाएगी। ये मेरी बड़ी तफसील से बात हुई थी इस पर, तमाम जो दोनों ग्रुपों के वकला हैं उन्होंने कहा कि जो वकला तहरीक है या कोई भी तहरीक है उसमें ग्रेजुअल चेंजेस आते हैं। लेकिन वो जो बार-बार उन्होंने लेटर, वो सर बार-बार उन्होंने प्रेस का अपने प्रेस रिलीज जारी किए हैं कि हमारा इनसे कोई ताल्लुक नहीं है, पॉलिटिकली मोटिवेटेड कैंपेन है। मतलब हामिद खान साहब को उन्होंने एक पॉलिटिकली ब्रांड कर दिया, तो वो साथ ही नहीं दे रहे। जो मेन आपकी बार है सर 6 के करीब में पढ़ रहा था, तो वो कैसे मोमेंटम पकड़ेंगे सर? उनको तो साथ मिलाना पड़ेगा, वो तो साथ नहीं मिल रहे सर। इनके मोमेंटम इस तरह से पकड़ेंगे कि जब तक इनके साथ सियासी जमातें नहीं शामिल होंगी, जब तक सिविल सोसाइटी नहीं शामिल होगी, तो मेरा नहीं ख्याल कि मतलब 9 मन तेल, आप ये कह रहे हैं कि 9 मन तेल होगा तो राधा नाचेगी। ये सारे बात इफ्स एंड बट्स पे आती है। आपको पता है कि हमारे मुल्क में कोई भी मूवमेंट अगर वो कामयाब हुई है या अगर उसके पीछे कोई हाथ था, तो उसमें ये है कि सारे सेगमेंट्स ऑफ सोसाइटी उसकी रिप्रेजेंटेशन लाजिम है। लेकिन आप एक बात भूल रहे हैं सर, आपके साथ में डिस्कशन का बड़ा मजा आता है। आई होप यू वांट मतलब डिसलाइक माय इंटरप्शन, आई एम सॉरी फॉर दैट। आप सीधा ये क्यों नहीं कहते कि माजी की ये जो मूवमेंट इसलिए कामयाब हुई थी जजेस की कि उस वक्त एस्टेब्लिशमेंट जो है, एजेंसीज जो थी वो पीछे खड़ी हुई थी और जनाब मुशर्रफ को वो उनकी छुट्टी करवाना चाह रहे थे फॉर वट एवर रीजन। लोग तो खुलकर बात करते हैं कि उस वक्त की एजेंसी वगैरह खिलाफ थी। आपकी तरफ तो कोई एस्टेब्लिशमेंट पीछे नहीं खड़ी, मलिक रियाज साहब भी नहीं है, कोई और पॉलिटिकल प्लेयर्स भी नहीं है, कोई लोग भी नहीं है। खान साहब जेल में बैठे हैं जो पॉपुलर मूवमेंट चला सकते थे। तो कब की 26वीं आईनी तरमीम रोल बैक होके इसका तिया पांचा एक हो जाता, लेकिन जो फोर्सेस हैं जो इस मुल्क में सब कुछ करती हैं वो इसकी सपोर्ट में खड़ी हैं। तो इसी वजह से जो है आप ये कह रहे हैं सियासी जमातों का भी क्या हाल हो चुका है, एक मिनट उनके वर्कर्स को भी किस तरह बात सुन लो, मेरा सवाल सुन लें। आपने कहा सारी जो मैटर करती है सपोर्ट में खड़ी हैं। इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट खड़ी हुई है इनके मूवमेंट के पीछे, सीक्रेट एजेंसीज खड़ी हुई हैं जो माजी में साथ खड़ी थी। आप हैं, आपका ख्याल है इस वक्त वो सपोर्ट देंगी वकीलों को और इनको डोनेशन वगैरह देंगे जैसे पहले मिलते थे और पैसे मिलते थे, या इनको खाना पीना जो भी होते अरेंजमेंट्स होते थे?
आपका क्या ख्याल है, फौज इस वक्त है साथ इसके, क्योंकि उसके बगैर तो वो चीजें मुश्किल होती हैं यहाँ पे। सर मैंने यही बात की है कि फौज इस टाइम साथ नहीं है इस मूवमेंट के, तभी जो है ये रिवर्ट बैक नहीं करा सकते, क्योंकि फौज तो सपोर्ट में है 26वीं आईनी तरमीम के। तो इस वजह से जो हम मोमेंटम देख रहे हैं वो बड़ा स्लो पेस है, वो इंडिविजुअल्स की अपनी एफर्ट पे या एक पार्टी की एफर्ट पे है, और वो पार्टी कोई खास डिफरेंस भी क्रिएट नहीं कर पाई है जब हम एहतजाज की बातें करते हैं। और एहतजाज के हवाले से हम ये जरूर कहते हैं कि उस पार्टी पर मतलब आपने तशद्दुद भी किया, दीवार से लगाने की कोशिश की, मजामत कर रही है, लेकिन जो डिफरेंस क्रिएट करने की बात ये है कि आपकी या मूवमेंट कामयाब हो जाए या बिल्कुल नाकाम हो जाए। तो हम इसके मिडिल फेज में है, ना वो बिल्कुल कामयाब हुई है ना ही हम उसे बिल्कुल नाकाम कह सकते। अच्छा ये बताएं लास्टली, आपको लगता है कि अगर हामिद खान साहब इस मूवमेंट को लीड ना कर रहे होते और कुछ और जैसे आपने नाम लिए हैं 3-4 मोर क्रेडिबल नॉन पॉलिटिकल वकीलों के, ख्वाजा हारिस साहब होते, महमूद को उनका मतलब उसमें आपने भी मुनीर शेख साहब का कहा कि माजी में मुनीर मलिक साहब हैं, वो थे, चले कुर्द साहब होते या ख्वाजा हारिस, अगर ये लोग होते तो ये कोई बेहतर हो सकता था, कंसेंसस ला सकते थे ये वकीलों के दरमियान, क्योंकि उनको तो हामिद खान साहब का वो लगता है कि ना पॉलिटिकल पार्टी के हैं, उन्होंने तो सेंटरशिप ली हुई है तो उनको तो पॉलिटिकल मफादात हैं। अगर वो ना खड़े होते, अगर वो फेस ना होते, लीड ना कर रहे, तो आप समझते हैं कि इससे बेहतर रिजल्ट आ सकते थे इसके मूवमेंट के? सर लॉयर्स एक्शन कमेटी को तो मुनीर मलिक साहब ही लीड कर रहे हैं, वो मैदान में जरूर आए हैं, लेकिन अभी राइट नाउ जो आप कहना चाह रहे हैं कि इतना मोमेंटम बिल्ड हो कि उससे कोई ना कोई फर्क पड़े, वो मोमेंटम हमें नजर नहीं आ रहा है। वो बड़ा वाज़ेह है कि वकला का अगर आज एहतजाज होता, सुप्रीम कोर्ट तक नहीं पहुंच पाए, डी चौक के दरवाजों से अंदर एंटर नहीं हो सके क्योंकि बड़ी तादाद में मौजूद नहीं थे। बड़ी तादाद में मौजूद ना होने की एक बड़ी वजह यह भी है कि जो बड़ी बार्स हैं उन पे रिप्रेजेंटेशन जो है वो आजम नजीर तारक ग्रुप की ज्यादा है, और उनके वकला जब ज्यादा है, बार पे उनका होल्ड है, तो वहां से वकला निकलते भी नहीं है। तो ये एक बड़ी वजह बनी है कि जो वकला मूवमेंट में जिसमें आप कह रहे हैं कि मोमेंटम नहीं आया, उसके रिजल्ट्स नहीं नजर आ रहे, तो ये बड़ी वजह है। आपकी गुफ्तगू से लग रहा है, आपकी अगर मैं सही कंक्लूजन ड्रा कर रहा हूँ, आपकी गुफ्तगू से लग रहा है कि आज के शो तो फ्लॉप हुआ है, फिर इनकी डिफ्यूज हुआ है, फिर ये तो बैक फायर किया है। जो खबरें, जो एनालिसिस आप दे रहे हैं कि अगर वो यहाँ तक भी नहीं पहुँच सके और चंद लोग थे, ज़्यादा नहीं थे और ताऊ नहीं मिला, फिर तो ये मतलब मूवमेंट जो है जो डिफ्यूज हो गई है सर। मतलब आप कह रहे हैं मोमेंटम पकड़ेगी ये, वो तो पहला शो ही बड़ा शो होता है सर। सर ये पहले भी, इससे पहले भी इन्होंने जलसे जलूस किए, ये इन्होंने शो, आज के शो की बात करें तो अगर हम आज के शो की कामयाबी की हद तक देखें तो सिर्फ इस हद तक कामयाबी जरूर हुई है कि ये थोड़ा बहुत एहतजाज कर पाए। अदरवाइज तो आजकल मुल्क में आपको पता है कि एहतजाज करना ही बड़ा मुश्किल हो गया है, निकलना मुश्किल हो गया है, किस तरह से दीवार से लगाया जाता है ये भी हमें मालूम है। ओवरऑल अगर आप कह रहे हैं कि कोई बहुत बड़ा इंपैक्ट क्रिएट कर सकें तो वो तो हमारे सामने फैसला भी आ गया कि 6 जजेस जिनको रोकने के लिए सब कुछ कर रहे थे वो तो सर अल्टीमेटली उसका तो नोटिफिकेशन हो गया है, और इवन 2 जजेस और 2 जुडिशियल कमीशन के मेंबर बायकॉट करके भी उसको बचा नहीं सके। तो इसका मतलब है कि एक तरफा चीजें हो रही हैं जो आज नहीं तो कल कहीं पे जाके रिवर्ट बैक होंगी सर। ये बहुत शुक्रिया ब्रदर, बहुत खूबसूरत गुफ्तगू की आपने, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच कंबर फॉर ज्वाइनिंग। वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद कुछ मजीद इश्यूज हैं वो डिस्कस करेंगे। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे आज जो वकला का एहतजाज था और जुडिशल कमीशन का एक अहम इजलास था जिसमें 6 नए जजेस जो हैं वो तैनात किए गए हैं सुप्रीम कोर्ट में। क्लास्टर साहब, आज जो एहतजाज था वो कहा जा रहा है कि क्योंकि डिवीजन जो है वो इतना ज़्यादा है तो वो कोई प्रेशर बिल्डअप नहीं कर सका, और बहरहाल हामिद खान साहब ने कहा तो है कि हमारी मूवमेंट जारी रहेगी जब तक 26वीं आईनी तरमीम रोल बैक नहीं हो जाती, लेकिन आपको लगता है कि वकला कोई प्रेशर क्रिएट कर सकेंगे? इस पे आते हैं पहले, लेकिन आज जो इस्लामाबाद के लोगों के साथ जो हशर नशर हुआ है, किसी को इस शहर पे तरस नहीं था। कभी वो लोग ना टांट करते, बद्दुआ को नजर लगे इस शहर को। जो इस्लामाबाद के शहरों की इस वक्त हालत है ना, उसमें ना हुक्मरानों को तशवीश है, ना यहाँ के आपके इदारों को है, ना पॉलिटिशियंस को है, ना अपोजिशन को, किसी को भी नहीं। आज सारा दिन जिस तरीके का लोग यहाँ पे जलील हुए, हजारों गाड़ियाँ, रोड की डाइवर्जन, जहाँ पे फिर आपके रास्ते बंद थे, और वो कह रहे हैं कि आपने सुन ही लिया, जितने वकील थे वो तो अभी उन्होंने बता दिया है कि कंबर साहब ने कितने थे। ये काम धरने शुरू हुए थे 2012 से। ये उस रहमान मलिक साहब यहाँ पे ये वजीर दाखिला थे पीपल्स पार्टी दौर में, और इस शहर को कंटेनर हमने पहली दफा देखे थे। मैं 98 में आया था, पहली दफा मैंने 2012 में देखा कि कैसे कॉर्डन किया गया, हर जगह सड़कें बंद, तो कंटेनर लगे, लगता था किसी वार जोन में आप रह रहे हैं।
तो वो तो हमने वो तमाशा उसके बाद शुरू हुए, फिर हमने देखा खान साहब का धरना 126 दिन, फिर उसके बाद मौलाना फजल रहमान साहब वो क्वेटा से लेकर चल पड़े थे इमरान खान साहब के दौर में, वो 15-16 दिन वो बैठे रहे, फिर बिलावल साहब को गुस्सा चढ़ा, वो सिंध से लेकर चल पड़े जी मैं भी लेकर हूँ, फिर इधर से हमने देखा उसके बाद अभी अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं उन्होंने कहा कि उन्होंने 17 हमले करने थे जनाब, अभी 5 रह गए, उन्होंने किए थे, अभी उनके 12 रहते थे कि उनको साइड पे किया उन्होंने। फिर इमरान खान साहब खुद जब उनकी हुकूमत हटी वो धरने लेकर आए, तो इस शहर को इन धरनों ने बर्बाद करके रख दिया है। और जितने फिर ऑफ कोर्स के शहर, छोटा सा शहर है, लोग आते हैं, गाड़ियों पे आते हैं, चीजें आते हैं, फिर यहीं पे हमने मोस्टली देखा है कि जो लोग आए हैं बाहर से वापस नहीं गए, अक्सरियत वापस नहीं गई, क्योंकि लोग साफ अपने अपने इलाकों में गरीब थे तो उनको अपॉर्चुनिटीज नजर आई हैं। तो आपने देखा आबादी बढ़ी है यहाँ के आपके इंफ्रास्ट्रक्चर पे दबाव आया है, और आपकी ट्रैफिक के आप जरा मसाइल देख लें कैसे यहाँ पे। सो इस्लामाबाद के लोग सबसे पहले इसके इम्पैक्ट में आते हैं, कोई पॉलिटिकल मूवमेंट हो जाए, कोई जलसा हो जाए, जुलूस हो जाए, वो तो मेरे मतलब इस्लामाबाद आप जो है ना रहने के काबिल रह नहीं किया, जो इसने पूरे मुल्क पे रूल किया था ना, जो उनको सजाएं दी थी तो लोग इनको जवाब भी दे रहे हैं। दूसरा काम एक हमारे दोस्त कहते होते हैं मोटरवे की वजह से भी इस्लामाबाद की हालत हुई है, ये बड़ी अजीब सी बात है। हंसते हुए मजाक में कहते हैं कि पहले जीटी रोड थे, लोगों को आने में जाने में 10-10 12-12 घंटे बसेस के लगते थे, अब जनाब मोटरवे हैं 2-2.5 घंटे लगे, स्पीड स्पीड आए गए, हंगामा कन्वीनियंट हो गया है। तो नवाज शरीफ साहब ने मोटरवे बनवाए थे, अपने खिलाफ ही बनवाए थे कि उन्हीं के खिलाफ इस्तेमाल हो रहे हैं, जलसे जुलूस वो सारी चीजें हो रही हैं। तो आज हमने इस्लामाबाद में फिर भुगता है पूरा का पूरा जो मैस था। एक चीज, दूसरी मैं ही समझता हूँ, मैं 2-3 चीजें, एक तो हामिद खान साहब हैं, नो ऑफेंसेस टू हिम, हामिद खान साहब इस वक्त ये वकीलों को वो मूव नहीं कर सकेंगे, उनका अपना ग्रुप होगा ठीक है, क्योंकि मोस्टली अब आप देखें जो प्रेस रिलीजेज आई हैं वो इनके खिलाफ आई हैं, इनके साथ किसी ने सपोर्ट नहीं की। बाकी छोड़ दें, कंबर कह रहे थे कि इस्लामाबाद के वकील नहीं निकले इनके साथ, जहां पे आपने वाकया करना है, बहुत बड़ी बार है इस्लामाबाद की, अगर वहां पे नहीं, अच्छा सिर्फ इस्लामाबाद हाई कोर्ट नहीं है, फिर इस्लामाबाद की छोटी जुडिशरी भी उसमें छोटे अदालतों के वकील में, सो इट्स क्वाइट ए ह्यूज नंबर। अगर वो चंद भी आपके साथ नहीं है बकौल आपके, तो फिर आप क्या कर लेंगे। हामिद खान साहब कभी बहुत बड़ा एडवांटेज थे, वो अब वो डिसएडवांटेज है खान साहब की, क्योंकि और कोई बंदा नहीं है, उन्होंने उनको सामने किया है, उनकी पॉलिटिकल एफिलिएशन है। अच्छा इनका वो आपको याद हो हामिद खान साहब का, तो ये माजी में ये उनके साथ मिल गए थे, जस्टिस काजी फैजी साहब के साथ थे ये, जब इमरान खान साहब ने रेफरेंस फाइल किया था। आज उन्होंने तकरीबन गाली नहीं दी, मेरा ख्याल है ऑलमोस्ट, मतलब बाकी सब कुछ किया उन्होंने काजी फैजी साहब पे। रीजन, उस वक्त इनको इमरान खान साहब करीब नहीं आने देते थे जब इमरान खान साहब वजीर आजम थे। अच्छा, उस वक्त फवाद चौधरी साहब और इनकी तो पुरानी लगती है बहुत ज्यादा, हाँ, मैं जिक्र ही नहीं कर सकता, ओपनली लगती है। उन्होंने खान साहब ने फवाद चौधरी साहब को करीब कर लिया था, उन्होंने बाबर रहमान साहब को करीब कर लिया था। अब हामिद खान साहब कैसे बर्दाश्त कर सकते थे कि जो मेरे राइवल्स हैं, बिटर एनिमीज, राइवल तो छोटा लफ्ज है, उनको खान साहब ने अपने साथ बिठा लिया है, उनको मुशीर भी बन गए हैं, वजीर भी बन गए हैं, और आखिरी दिन तो उन्होंने इनको वजीर ये कानून भी बना दिया था इनको फवाद चौधरी साहब को। तो वो उनको गुस्सा था, वो गुस्से में उनको सपोर्ट कर रहे थे, वो इंसाफ पे नहीं खड़े थे, ये ज़हन में रखिएगा। अच्छा, वो कोई इंसाफ नहीं फरमा रहे थे कि जैसे काजी फैजी साहब के खिलाफ जाती हो रही है, मैं इंसाफ नो, उसकी रीजन है, अगर वो इंसाफ पे खड़े थे तो खड़े रहते। अब जब वो वापस है, इमरान खान साहब जब पावर से निकले, उन्हें जरूरत पेश है कि अब हमें अहमद खान साहब ग्रुप की जरूरत है, बाबर रहमान साहब और फवाद चौधरी साहब तो मुझे कोई ज्यादा सपोर्ट नहीं दे सकेंगे, ग्रुप तो इनके पास है वकीलों का, तो वो फौरी तौर पर उन्होंने अहमद खान साहब से मुलाकातें की, वहां पे बनी गाला में, सारी लाहौर में, जमान पार्क में मुलाकात, हमने अपने प्रोग्राम में लिया था 2-3 दफा। खान साहब ने उनसे मशवरे लिए, बल्कि कहा उनको खुश करने के लिए कि मुझे लोगों ने गलत मशवरे दिए थे, आप मुझे बताएं मैं किन से मशवरा करूं। तो खान साहब दोबारा इनको री एंट्री हुई, क्योंकि खान साहब को जरूरत पड़ गई। 3.5 साल उन्होंने हामिद खान साहब को ये वजीर आज़म हाउस नहीं घुसने दिया, ना उनको करीब आने दिया। 3.5 साल तक बाबर रहमान साहब, फवाद चौधरी साहब चला रहे थे सारा। तो हामिद खान साहब उनके साथ मिले थे, उनके साथ खड़े थे। वो काजी फैजी साहब, जो इमरान खान साहब ने इनको मिलाया, खान साहब को यह था कि इनको काजी फैजी साहब के साथ बड़े अच्छे तल्लुकात हैं, क्योंकि इन्होंने सपोर्ट दी हुई है। तो मेरे केसेस जो हैं, जो मेरे वहां पे मुझे रिलीफ देंगे, वो ये लेके देंगे। काजी फैजी साहब ने उसी तरीके का रिलीफ इनको नहीं दिया जैसे एतजाज हसन साहब को इफ्तिखार चौधरी साहब ने यूसुफ रजा गिलानी केस में नहीं दिया था, वो आज तक खिलाफ है। सो ये जरा थोड़ी सी दोनों चीजें मिला के देखें कि इनका ये ख्याल था कि मैं जाऊंगा और काजी फैजी साहब जो हैं, क्योंकि मैंने सपोर्ट दी हुई है, तो वो इमरान खान साहब या पार्टी पे वो हाथ हौला रखेंगे, मैं सेनेटर बन गया हूँ, मुझे दोबारा एक्सेप्ट कर लिया गया, मैं पार्टी का बड़ा बन गया हूँ, क्योंकि मैंने आपको फेवर की थी, अब आपने फेवर रिटर्न करनी थी, नो फ्री लंचेस। और इसी तरीके से एतजाज हसन साहब जो है इफ्तिखार चौधरी साहब पे तवक्को रख बैठे थे, उन्होंने उनकी नहीं पूरी की थी, इनकी काजी साहब ने पूरी नहीं की। और दोनों दफा ये साबिक वजीर आजम
ये इसके किरदार थे। वहां पे इफ्तिखार चौधरी साहब की अदालत में उनके यूसुफ गिलानी साहब का केस था डिस्क्वालिफिकेशन का, बरतरफी का। यहाँ पे इमरान खान साहब का था। दोनों बड़े बड़े वकील, दोनों ने काम हुए, दोनों ने टर्न देयर गन्स एट देयर चीफ जस्टिस है जिनको सपोर्ट कर रहे थे। सो इनको जो गुस्सा है आज जो उन्होंने मतलब तकरीबन मतलब गाली नहीं दी, बाकी सब कुछ कहा, काफी वो इमरान खान साहब की तवक्कुआत तो पूरा उतरने में नाकाम रहे हैं। सो वो गुस्सा भी है, इसलिए किया है नंबर 1। नंबर 2, इनको बाकी जो इनके वकील हैं बाकी बार्स के, वो इनको एज ए पॉलिटिशियन के तौर पर देखते हैं, नॉट एज अ लीडर ऑफ ये वकीलों के। यहाँ पे क्या और फेस होना चाहिए। यहाँ पे इमरान खान साहब की उनकी पार्टी की पॉलिसी ठीक नहीं। अगर आपने मूवमेंट चलानी है तो ब्रिंग सम एक क्रेडिबल फेस, एक न्यूट्रल फेस, जिसको वकील भी ट्रस्ट करें, हमारे जैसे लोग भी ट्रस्ट करें कि हाँ यार ये बंदा बात कह रहा है, ठीक कह रहा है, बड़ी गलत हो रही है, ये अपने जजेस से ये भर्ती कर रहे हैं और पूरी सुप्रीम कोर्ट को और हाई कोर्ट को तबाह करके रख देंगे। बट ब्रिंग समवन वेरी क्रेडिबल। इनके बारे में अगर टाइम है आपके पास, हाँ, अगर आप क्लिप ये मतलब है जो हमें दुख है, हमारे जैसे लोग मतलब मुझसे पूछते हैं कि देखें जी आप उस वक्त तो बड़ी सपोर्ट दे रहे थे जब जजेस की मूवमेंट चल रही थी, बिल्कुल थी हमने, पूरे मुल्क ने दी, लोग जख्मी हुए, जेलों में गए, इवन यहाँ पे बम ब्लास्ट हुए, उनके इफ्तिखार चौधरी साहब के जलसों में 8-10 लोग इस्लामाबाद कचहरी में मारे गए थे। इमरान खान साहब जेल में गए थे इनके लिए, इफ्तिखार चौधरी साहब के लिए, डेरा गाजी खान की जेल में 10-15 दिन उन्होंने गुजारे। और उसमें से निकला क्या, जब जजेस ने बहाल करवा लिया आपने कि रियासत होगी माँ जैसी, ये फरमाते थे एतजाज अहसन साहब, मेरा ख्याल आपने ब्रेक लेनी है। एतजाज अहसन साहब ने जो कच्चा चट्टा खोला था ना वकीलों का, अपने ही साथियों को, अपने कुलीग्स का, हमारे पास एक क्लिप है, वो हम ब्रेक के बाद चला सकते हैं। ब्रेक के बाद दिखाएं। उसके बाद मैं कौन से पूछना चाहता हूँ कि इनकी अभी दिखा देते हैं, हमारे प्रोड्यूसर साहब कह रहे हैं हम अभी दिखा सकते हैं। इस क्लिप को देख के दिल से इंसाफ करें कि क्या मोमेंट को तो दूसरी दफा सुराग से धंसा जाना चाहिए। प्लीज क्लिप दिखा दें। कोशिशों से बहाल हुआ इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी, वो मैं उससे बहुत डिसअपॉइंट हुआ, पर मैं उसके आगे केसेस, मेरे पास ब्रीफ केस भर के, सूट केस भर के क्लाइंट्स आने शुरू हो गए कि उसके सामने पेश हो जाओ, पेश हो जाओ। 24 मार्च को इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी चीफ जस्टिस बहाल हुआ। 24 मार्च को मेरे पास कराची की पार्टियां आनी शुरू हो गई, कैश ब्लैंक चेक्स लेके कि हमारा केस उनके आगे लगा हुआ है, पीरजादा शरीफुद्दीन पीरजादा वकील है पर अब आपको करना है, हफीज पीरजादा वकील है पर अब आपको करना है, एसएम जफर साहब वकील है पर अब आपको करना है, खालिद अनवर वकील है पर आपको करना है। बड़े बड़े वकला को छोड़ के मैंने कहा भाई मैं उसके सामने पेश नहीं होऊंगा। मेरे दोस्त नाराज हो गए कि तुझे फीस देते हैं, बीच में हमारा हिस्सा भी बन जाएगा, तू लेता क्यों नहीं। मैंने कहा उसके सामने मैंने पेश नहीं होना, उसका मैं वकील रहा हूं, उसको मैंने बहाल कराया, 2 मरतबा बहाल कराया। अगर मैंने तजारत करनी होती सियासत की, और ये जो शख्स सियासत को तजारत बना ले, ऐसे शख्स की कोई इज्जत नहीं, वो मौका नहीं था मुझे तजारत करने का। अरबा रुपए में बना सकता था और कई कॉलीग्स ने बनाया। उसी के कुर्सी पे, इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी के कुर्सी पे बैठने पे कई कॉलीग्स मेरे अरबपति हो गए। नाज़रीन, आपने ये क्लिप देखा है एतजाज अहसन का, इस पर हम मजीद गुफ्तगू करेंगे क्लासरा साहब से, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक पे जाने से पहले हम एक क्लिप देख रहे थे एतजाज अहसन साहब का। क्लासर साहब क्या मैं अब इतना पूछना चाहता हूँ, लोग हमसे नाराज होते हैं, क्या मतलब है इसी सुराग से दूसरी दफा डसा जाना चाहिए? वही लोग हैं, वही चेहरे हैं, वही एजेंडा है। उस वक्त ये कुर्बानियां लोगों ने दी, उसको इफ्तिखार चौधरी साहब जिसके ये कह रहे थे कि मैं बड़ा डिसअपॉइंट हुआ, क्यों हुए? आप तो रियासत माँ होगी जैसे नारे लगवाते थे, आपके ये कहने पे लोग उनके पीछे लगे, लोग मारे गए, फैमिली तबाह हुई, फिर क्या हुआ? अब आज आप ये कह रहे हैं कि वकील लीडर थे उस वक्त के, उन्होंने अरबों रुपए कमाए, माल बनाया, पैसे बनाए, बिल्कुल, तो बताया ना किस ये बंदे ने पैसे बनाए। आज फिर आप कह रहे हैं नहीं जनाब, आज फिर हमने वही काम करना है। इस कौम में स्टेमिना है, ये पीछे लग जाए। वो कहते हमारे जैसे लोगों को आप कुछ भी कहते रहे, हम वो कहते हैं ना, जानबूझ के कोई चीज गिर जाए ना दूध में, जानबूझ के नहीं पी जा सकती। जो पीना चाहते हैं और इनकी बातों पे एतबार है, सुन ले जरा, इन्हें का नाम तो बताया ना किस बंदे ने जज के जरिए पैसे बनाए थे। इसकी डेप्थ में जाए, इतना बड़ा इंकशाफ है जो एतजाज अहसन ने किया है, और जो सेनेट ऑफ पाकिस्तान में खड़े होकर किया था कि मेरे वकील दोस्त जो हमारे उस वक्त के लीडर थे, जो जजेस को रिहा करवा रहे थे या रेस्टोर, उन्होंने उनके नाम पे ब्रीफ केस पकड़े, पैसे पकड़े, अरबपति, करोड़पति भी नहीं, अरबपति बने। तो कौन लोग थे भाई? वो जिंदा हैं, आपके इर्द गिर्द मौजूद हैं। एतजाज नाम नहीं लेंगे, इतनी जुर्रत नहीं करेंगे, बताएं हमें। ठीक, बिल्कुल बड़ा इंकशाफ किया है एतजाज अहसन साहब ने, लेकिन कोई नाम नहीं बताया। आज के लिए इतना ही नाज़रीन, कल आपसे फिर मुलाकात होगी।